Hello student, today we will learn class 12 subject mathematics and integration topic. सबसे पहले तो इंटीग्रेशन ये एक बहुत बड़ा लेसन है और इसमें बहुत सारे टॉपिक्स, मेथड, स्पेशल इंटीग्रल टाइप फॉर्म्स, इस तरह से इंटीग्रेशन ये एक लेसन है और इसी वजह से क्या होता है कि इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा लेसन बन जाता है और नॉर्मली स्टूडेंट को इंटीग्रेशन ये लेसन बहुत हार्ड लगता है क्योंकि ये बहुत बड़ा होने के कारण इसमें टॉपिक सब टॉपिक बहुत ज़्यादा इंक्लूड हो जाते हैं। तो हम इंटीग्रेशन लेसन कुछ इस तरह से पढ़ेंगे कि इंटीग्रेशन में जितने भी टॉपिक, सब टॉपिक, मेथड या फिर स्पेशल इंटीग्रल के फॉर्म होते हैं वो हम टाइप वाइज डिवाइड करेंगे। यानी टाइप वाइज डिवाइड करने के बाद हर एक टाइप का क्वेश्चन स्टूडेंट को आइडेंटिफाई करना थोड़ा आसान हो जाता है। नॉर्मली बहुत सारे क्वेश्चन एक साथ आने के बाद स्टूडेंट की डिफिकल्टी ये रहती है कि स्टूडेंट को क्वेश्चन आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है और इस वजह से स्टूडेंट को क्वेश्चन सॉल्व करना आता भी हो तो भी आइडेंटिफाई ना करने की वजह से क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है ये स्टूडेंट को समझता नहीं है। तो हम वन बाय वन क्या करेंगे, इंटीग्रेशन लेसन को टाइप वाइज डिवाइड करेंगे। सबसे पहला जो टाइप रहता है वो बहुत सिंपल टाइप रहता है जिसमें न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स कुछ रहते हैं, इस तरह से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम कुछ रहेंगे या फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन रहेंगे जिसमें आपको टाइप पहचानने की, आइडेंटिफाई करने की जरूरत नॉर्मली नहीं होती है। सिंपल इंटीग्रेशन के फॉर्मूले रहते हैं, मैंने कुछ ही फॉर्मूले यहाँ लिखे हैं। इन फॉर्मूला का हमें यूज करना है। फॉर्मूले का इंट्रोडक्शन पोर्शन आपका इसके पहले भी पहले के क्लास में हो चुका है। ये कुछ इंटीग्रेशन के फॉर्म रहते हैं x टू द पावर n ये इंटीग्रेशन, e टू द पावर x का इंटीग्रेशन, ये कुछ फॉर्मूले हमें यहाँ यूज करने हैं। नाउ क्लास 12 मैथमेटिक्स इंटीग्रेशन लेसन में हमें ये क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जैसे क्वेश्चन कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू x। फंक्शन दिया है मतलब कोई ना कोई एक फंक्शन कुछ इस तरह से दिया रहेगा कि जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन भी रह सकते हैं, न्यूमेरिकल नंबर्स भी रह सकते हैं या फिर सिंपल वेरिएबल भी रह सकते हैं। ठीक है, इस तरह से अगर फंक्शन रहता है तो इस फंक्शन को आपको क्या करना है, इंटीग्रेट करना है। मतलब इंटीग्रेशन के जो भी कुछ फॉर्मूलेज रहते हैं वो फॉर्मूले आप यहाँ अप्लाई करोगे। नाउ सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन ये रहेगा इसमें कि विथ रिस्पेक्ट टू आपको किसके साथ इंटीग्रेट करने के लिए कहा गया है। नॉर्मली 12th क्लास में आपको इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x ही है, लेकिन इंटीग्रेशन की जिस तरह से हायर पोजीशन पर जाते जाते इंटीग्रेशन का टॉपिक बहुत बड़ा होने के कारण इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू x, y, z इस तरह से वेरिएबल चेंज भी हो सकते हैं। तो आपको यहाँ बताया है विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ इसे इंटीग्रेट करना। नाउ स्टार्ट करते ही सबसे पहले आप लिखेंगे यहाँ सॉल्यूशन लिखते ही दिया हुआ जितना भी बड़ा फंक्शन रहे उस फंक्शन को आप डिनोट करोगे i से। नाउ व्हाट इज i इज द रिप्रेजेंटेड बाय इंटीग्रेशन और इस i को रिप्रेजेंट करने के लिए आप यहाँ लिख सकते हैं कि लेट हमने इंटीग्रेशन का ये जो फंक्शन दिया है, ये जो क्वेश्चन दिया है, उस क्वेश्चन को हमने किससे डिनोट किया है, i से। दैट मीन्स इंटीग्रेशन i डिनोटेड। ओके, नाउ राइट डाउन अगर हमने यहाँ i लिखा है तो यहाँ इंटीग्रेशन का सिंबल देना, इंटीग्रेशन के सिंबल के साथ आपको क्या करना है, यहाँ इंटीग्रेशन सिंबल देना है और दिया हुआ फंक्शन एज इट इज वैसे के वैसे लिखना है। दैट मीन्स 3 sec square x माइनस 4 अपॉन x प्लस 1 अपॉन x रूट x माइनस 7। ठीक है, इस तरह से फंक्शन लिखते ही आपको ये समझ में आना चाहिए और यहाँ हमें अपने आप समझ में आता है कि ये एक फंक्शन है तो ये एक फंक्शन को हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हुए इस तरह से लिखेंगे। इस तरह से लिखने का रीजन क्या है, क्योंकि आपने यहाँ कितना एक ही इंटीग्रेशन का सिंबल दिया है और एक इंटीग्रेशन का सिंबल ऑपरेटर के साथ आने वाले हर एक फंक्शन को वो क्या होगा उसके बाद डिस्ट्रीब्यूट सेपरेट होगा। तो सेपरेट किस तरह से, ऑपरेटर के पहले जितनी भी वैल्यू रहेंगी हर एक वैल्यू को इंटीग्रेशन सिंबल क्या करना है, आपको सेपरेट करना है। दैट मीन्स इस तरह से इंटीग्रेशन 3 sec square x। तो यहाँ मैं पहले बता देती हूँ कि यहाँ 3 क्या है, कांस्टेंट वैल्यू है। जैसे इसके पहले इंटीग्रेशन लेसन ऑब्वियसली पढ़ने से पहले आप डिफरेंशिएशन लेसन पढ़ते हैं और डिफरेंशिएशन लेसन की कुछ प्रॉपर्टीज आपको पता है कि डिफरेंशिएशन लेसन में कांस्टेंट वैल्यू जो रहती है और सेम इंटीग्रेशन लेसन में भी कांस्टेंट जो वैल्यू रहती है वो सिंबल की कहाँ रहती है, आउटसाइड। मतलब ये 3 आप यहाँ ना लिखते हुए आप कहाँ लिखोगे, आउटसाइड द इंटीग्रेशन सिंबल। नाउ विद रिस्पेक्ट टू dx करना है तो ये dx आ गया है माइनस देन अगेन हियर 4 by x, that means 4 is the constant value so which is also outside the integration symbol and this is the 1 by x dx. Okay, now again आगे बढ़ते हुए प्लस ऑपरेटर एज इट इज इंटीग्रेशन 1 upon x रूट x
dx as it is, then minus, then again 7 is the constant value, so 7 outside the integration, and here अगर यहाँ कुछ भी प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, 7 तो आपने क्या कर लिया है कांस्टेंट वैल्यू होने के कारण विच इज आउटसाइड द इंटीग्रेशन सिंबल, लेकिन कुछ भी नहीं है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ 1 प्रेजेंट है, और यहाँ आप लिखोगे 1 dx। नो 1 by 1 इंटीग्रेशन जो फॉर्मूले हमारे पास ऑलरेडी अवेलेबल है उसका यूज करते हुए आपको ये क्वेश्चन अभी सॉल्व करना है। सॉल्व करते हुए आप देखोगे 3 इज द कांस्टेंट वैल्यू। नाउ चेक इंटीग्रेशन ऑफ द sec स्क्वायर x dx, इसका इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है क्या? तो सबसे पहले फॉर्मूले की लिस्ट में देखेंगे, ये कुछ थोड़े ही फॉर्मूले हैं, इंटीग्रेशन के और भी इससे ज्यादा फॉर्मूलेज अवेलेबल है हमारे पास। जैसे यहाँ देखेंगे कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx का डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है, ठीक है। इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x dx मतलब क्या होता है tan x प्लस c। नाउ व्हाट इज c? c इज द इंटीग्रेशन कांस्टेंट, वो हर एक इंटीग्रेशन के साथ ना लिखते हुए लास्ट में फाइनल आंसर में हमें वो लिखना है। नाउ sec स्क्वायर x का इंटीग्रेशन है tan x, तो हम यहाँ लिखेंगे tan x माइनस सिंबल एज इट इज 4 एज इट इज। नाउ इंटीग्रेशन 1 by x dx, तो यहाँ इसका डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है 1 by x dx का इंटीग्रेशन, दैट मींस दी log x, दिस इज log x प्लस। नाउ ये वैल्यू जितनी आसान दिखती है उतनी सॉल्व करने में उतनी ही थोड़ी डिफिकल्ट है। ये इतना जो क्वेश्चन है वो आपको रफ में सॉल्व करके यहाँ डायरेक्टली सॉल्व करना है, लेकिन मैं रफ में ना बताती हूँ, यही आपकी स्टेप बढ़ी तो भी चलेगी, लेकिन मैं यही बताती हूँ। इसका मीनिंग क्या रहेगा कि 1 अपॉन x रूट x है, तो यहाँ 1 अपॉन, यहाँ x से सिंपल फॉर्म में प्रेजेंट है, तो x का पावर यहाँ कितना है? x का पावर यहाँ है 1, ठीक है। ये वैसे आपको ये रफ में ही करना है, लेकिन यहाँ रूट x है, तो रूट x का मीनिंग क्या होता है? रूट का मीनिंग हमेशा क्या होता है? रूट दैट मीन्स 1 by 2, ठीक है। x का पावर 1 by 2, ठीक है, x का पावर, रूट का मीनिंग क्या रहेगा? x का पावर 1 by 2, तो यहाँ आप लिखोगे 1 by 2 इस तरह से। dx की वैल्यू एज इट इज माइनस 7 एज इट इज, इंटीग्रेशन ऑफ 1, सबसे पहला फॉर्मूला जो रहता है वो यही रहता है x प्लस c, इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या रहता है? x, दैट मीन्स हियर राइट डाउन x। अभी भी पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्म सॉल्व हुए क्या? नहीं, एक इंटीग्रेशन बैलेंस है, ठीक है। ये इंटीग्रेशन सॉल्व हुआ, ये भी इंटीग्रेशन का फॉर्म सॉल्व हुआ, ये भी हुआ, लेकिन ये अभी तक सॉल्व नहीं किया। ये अभी तक आपको लास्ट 2-3 स्टेप तक क्या करना है? इसे सिर्फ सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करते करते जब वो आसान हो जाएगा तब हम क्या करेंगे? डायरेक्टली इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, क्योंकि यहाँ फॉर्मूला अप्लाई नहीं हो रहा है अभी। नाउ दिस वैल्यू अगेन वी राइट सेम प्लस, नाउ अगेन हियर 1 अपॉन, नाउ दोनों के बेस अगर सेम है तो पावर क्या हो जाते हैं? ऐड, दैट मीन्स x टू द पावर 1 प्लस, यहाँ पॉजिटिव है तो पॉजिटिव, यहाँ फॉर एग्जांपल निगेटिव होता तो हम निगेटिव लेते, लेकिन यहाँ अनफॉर्चुनेटली पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव 1 by 2 dx माइनस 7x। बाकी पूरी वैल्यू सॉल्व हो चुकी है, हमें सिर्फ इतना इंटीग्रेशन अभी सॉल्व करना है, तो बाकी सब वैल्यू आप एज इट इज नीचे तक लिखकर चलोगे, ठीक है। 3 tan x माइनस 4 log x, now plus again, now here present a cross multiplication, पावर में क्या है? 1 by 1, यहाँ कुछ नहीं है मतलब 1 है, 1 by 1 and plus 1 by 2, that means क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन सबको आता ही है, then 2 1s are 2 plus 1, that means x to the power 3 by 2 dx plus minus 7x, okay। now 3 tan x, इतनी स्टेप जो है वो आप रफ में भी सॉल्व कर सकते हैं, 4 log x प्लस एज इट इज, नाउ हियर x टू द पावर, लेकिन x का पावर कहाँ प्रेजेंट है? 1 अपॉन x टू द पावर 3 by 2 है, तो ये x टू द पावर 3 by 2 की वैल्यू हम कहाँ? न्यूमरेटर में ट्रांसफर करेंगे। यहाँ वो डिनोमिनेटर में जो प्रेजेंट है वो न्यूमरेटर में ट्रांसफर होते ही यहाँ इसका जो पावर पॉजिटिव है वो पॉजिटिव ऊपर जाते ही क्या होता है? निगेटिव, dx वैल्यू एज इट इज। नाउ अगेन मेंशन दैट हियर नॉट सॉल्व द इंटीग्रेशन, हियर ओनली सिंप्लीफाई। हमने यहाँ से जहाँ यहाँ तक जो आए हैं वहां तक इंटीग्रेशन सिर्फ सिंप्लीफाई किया है, सॉल्व नहीं किया, अभी तक फॉर्मूला अप्लाई नहीं किया है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट इज, इसके आगे, नाउ 3 tan x माइनस 4 log x वैल्यू एज इट इज plus value as it is now here we can apply the integration form। अभी बताया था कि सबसे पहला फॉर्मूला x to the power n dx जो था उसमें आप इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते थे x to the power n plus 1 upon n plus 1 plus c।
तो ये फॉर्मूला अभी हम यहाँ अप्लाई कर सकते हैं। पावर कुछ भी रहे, निगेटिव रहे या पॉजिटिव रहे, आप ये फॉर्मूला n मतलब क्या, एनी डिजिट, x के पावर में कोई भी अगर डिजिट प्रेजेंट रहता है तो आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो रफ पोर्शन में कुछ इस तरह से बताती हूँ। x टू द पावर -3/2, इसे अगर इंटीग्रेट करना है तो x टू द पावर -3/2 को आप क्या करोगे कि -3/2, x टू द पावर -3/2 प्लस 1 आ गया। x का वेरिएबल एज इट इज है n, मतलब -3/2, निगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर, -3/2 प्लस 1 है तो प्लस 1, देन अगेन डिनोमिनेटर में n प्लस 1, दैट मीन्स n कितना है, -3/2 प्लस 1। तो ये वैल्यू आप क्या करोगे, यहाँ डायरेक्टली लिखोगे। यहाँ और एक थोड़ा सिंप्लीफाई और हो सकता है, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, मतलब क्या हो जाएगा, -3 इंटू 2 1 जा 2 डिवाइड बाय 2, दैट मीन्स x टू द पावर -1/2 और नीचे -1/2। इतना सिंप्लीफिकेशन आता है। और वैसे भी इतनी जो स्टेप है इसके ऊपर मार्क्स नहीं है, आप यहाँ से डायरेक्ट इंटीग्रेशन सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन ये थोड़ी डिफिकल्ट स्टेप होने के कारण मैं सिंप्लीफाई करके बताती हूँ। तो ये यहाँ आपने सॉल्व किया है इस तरह से रफ पोर्शन में, तो ये आ गया x टू द पावर -1/2 अपॉन -1/2, ठीक है। यहाँ से इसके बाद डायरेक्टली ये स्टेप मैंने रफ पोर्शन से यूज की है। देन -1/2, देन रिमेनिंग वैल्यू -7 एज इट इज है, ठीक है। इतना होते ही आपका इंटीग्रेशन सिंबल, इंटीग्रेशन की वैल्यू फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद इंटीग्रेशन सॉल्व हो गया। पूरे इंटीग्रेशन सॉल्व होते ही प्लस सी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, नाउ देन 3 tan x -4 log x एज इट इज। नाउ हियर ये जो पावर की वैल्यू है ये निगेटिव वैल्यू है, ये निगेटिव पावर जो है, ये पावर की ये जो सिंबल रहेगा निगेटिव वो पावर को अटैच है, लेकिन ये जो वैल्यू है -1/2 ये सिंगल वैल्यू है। इसका पावर और आगे रहने वाले ऑपरेटर के साथ हम इसे क्या कर सकते हैं, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, जो भी इसका यूज होता है वो आप कर सकते हैं। जैसे यहाँ प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, इस सिंबल का यूज नहीं किया है, ये सिंबल पावर के साथ हमेशा अटैच रहेगा। ये जो सिंबल है ये सिंबल इसके साथ मल्टीप्लाई होते ही ये हो जाएगा माइनस, ठीक है। नाउ डिनोमिनेटर में जो वैल्यू प्रेजेंट है 1/2, उसे हम अगर न्यूमरेटर में लेकर जाते हैं तो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। 1/2 की वैल्यू ऊपर न्यूमरेटर में ट्रांसफर होते ही 2/1, तो नीचे 1 लिखने की जरूरत नहीं। x टू द पावर -1/2 -7 प्लस c, ओके। नाउ अगेन थोड़ा अगर और सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं तो ये और सिंप्लीफाई होता है। अदरवाइज क्वेश्चन जहाँ आपको स्टॉप करना है वो कर सकते हैं। सिंप्लीफिकेशन यहाँ भी स्टॉप कर दिए तो भी क्वेश्चन का सॉल्यूशन रॉन्ग है ऐसा नहीं रहता, यहाँ भी स्टॉप किए तो भी सॉल्यूशन रॉन्ग है ऐसा नहीं रहता। हाँ, लेकिन ये है कि लास्ट एंड तक, जहाँ तक एंड स्टेप आती है इसके बाद आगे कुछ नहीं हो सकता। ऐसी जहाँ तक स्टेप नहीं आती वहाँ तक हम ऐसा मानते हैं कि वो सॉल्यूशन नहीं होता था तब तक। दैट मीन्स 2 हियर प्रेजेंट एंड x टू द पावर -1/2 है। अगर ये पावर निगेटिव है, उस निगेटिव पावर को पॉजिटिव करना है तो आप किस तरह से लिख सकते हैं, x टू द पावर 1/2, मतलब निगेटिव का पावर नीचे आते ही डिनोमिनेटर में ट्रांसफर करते ही वो पॉजिटिव हो जाएगा। और अगर ये पॉजिटिव का पावर आपको ऊपर लेकर जाना है, मतलब न्यूमरेटर में ट्रांसफर करना है, तो पॉजिटिव का क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। -7x प्लस c वैल्यू हियर प्रेजेंट। नाउ नेक्स्ट अगेन एक स्टेप कर सकते हैं, जहाँ तक होता है सॉल्व करोगे। अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मार्क्स कट जाएंगे, मार्क्स नहीं कटते आपकी सॉल्यूशन की लास्ट मेथड आने तक। और नॉर्मली स्टूडेंट को ऐसा लगता है कि टेक्स्ट बुक के बैक साइड में जो आंसर जब तक नहीं आता तब तक क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, या फिर मैम ने या फिर टीचर ने रॉन्ग पढ़ा है। लेकिन यहाँ तक भी सॉल्यूशन जो है वो सही है, लास्ट का आंसर आना बाकी है। 3 tan x -4 log x as it is, now -2 as it is, now here again present x to the power 1/2। ऑलरेडी बताया था कि x का रूट मतलब क्या होता है, x टू द पावर 1/2। तो अभी यही x टू द पावर 1/2 को फिर से अलग फॉर्म में लिखना है, तो आप क्या लिख सकते हैं, रूट x का पावर 1/2 मतलब ही रूट, और रूट का मीनिंग ही क्या होता है, पावर 1/2। -7 प्लस 6। नाउ दिस इज द लास्ट एंड फाइनल आंसर। इसके बाद आप लिख सकते हैं हेंस सॉल्व, ठीक है। अगर प्रूफ पैटर्न में क्वेश्चन रहते हैं तो लास्ट में आप लिखोगे हेंस प्रूव दैट, और अगर सॉल्यूशन न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन अगर रहते हैं तो आप लिखोगे हेंस सॉल्व। हेंस सॉल्व लिखते ही आपका फाइनल आंसर ये है, यहाँ तक फिनिश हो गया है। इस तरह से वो अज्यूम, इस तरह से ये क्वेश्चन है। इतना जो रफ पोर्शन है ये क्या, यहाँ भी इतना भी पोर्शन आप रफ ही बोल सकते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन हार्डली 2 मार्क्स के लिए आता है।
2 मार्क्स और हार्डली 3 मार्क्स, 2 और 3, ठीक है। 2 और 3 मार्क्स के लिए अगर ये क्वेश्चन आता है तो मेन स्टेप जो रहती है वो इंपॉर्टेंट रहती है, जैसे इंटीग्रेशन सेपरेट करना, देन 2 इंटीग्रेशन के फॉर्म सॉल्व करने के बाद इतने जो स्टेप है ये रफ पोर्शन में भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इसके ऊपर मार्क्स नहीं, देन डायरेक्टली फाइनल आंसर। दिस इज द इम्पॉर्टेंट स्टेप, ओके। Let us take one more example of the same type, but this is the trigonometric। जैसे इसके पहले देखा था वो कैसा था, न्यूमेरिकल टाइप का क्वेश्चन था, डायरेक्टली फॉर्मूले अप्लाई किए थे और न्यूमेरिकल के नंबर्स अवेलेबल थे तो इंटीग्रेशन करना थोड़ा सिंपल था। नाउ ये जो अभी क्वेश्चन है वो थोड़े ट्रिग्नोमेट्रिक टाइप के क्वेश्चन है। तो जैसे क्लास 11th में हमने पढ़ा है और 12 में भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का एक लेसन है जिसमें ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले, स्पेशली 11th में ट्रिग्नोमेट्रिक के पूरे फॉर्मूले हो चुके हैं। तो वो ट्रिग्नोमेट्रिक के फॉर्मूले आपको यहाँ क्या करने हैं, यूज़ करने हैं। यूज़ करने के बाद थोड़ा सिंप्लीफाई होने के बाद इंटीग्रेशन का फॉर्म अप्लाई करना आसान हो जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल ये देखते हैं कि इस क्वेश्चन के सॉल्यूशन में अगर हमने स्टार्ट किया तो आई, जैसे पहले बताया था, आई से कोई भी फंक्शन डिनोट करेंगे, आई इज इंटीग्रेशन tan स्क्वायर एक्स dx, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन देखते ही जैसे दिखने में बहुत आसान है कि tan स्क्वायर एक्स है सिर्फ, तो फॉर्मूले की लिस्ट अगर आप चेक करोगे तो उसमें tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन पॉसिबल ही नहीं है क्योंकि डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल नहीं है और फॉर्मूले मॉडिफाई कभी भी नहीं होते हैं। फॉर्मूले एज इट इज जैसे हैं वैसे ही आपको यहाँ अप्लाई करने होते हैं और नॉर्मली हर एक फॉर्मूले एज इट इज अप्लाई करने हैं। नाउ यहाँ tan स्क्वायर एक्स dx है तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन फॉर्म अवेलेबल ना होने के कारण हम क्या करेंगे, tan स्क्वायर एक्स को कुछ इस तरह के फॉर्म में चेंज करेंगे कि जिसका इंटीग्रेशन लेना पॉसिबल हो। जैसे tan स्क्वायर एक्स को आप लिख सकते हैं sin स्क्वायर एक्स अपॉन cos स्क्वायर एक्स, लेकिन उसमें भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आ जाता है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को सॉल्व करने के लिए आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड बहुत आगे की स्टेप बढ़ जाती है, लेकिन उससे भी एक सिंप्लीफाई मेथड, जैसे tan स्क्वायर एक्स आपको पता है कि sec स्क्वायर एक्स -1 होता है dx, क्योंकि एक्चुअल फॉर्म क्या है, sec स्क्वायर एक्स माइनस tan स्क्वायर एक्स इक्वल्स टू 1, ये रफ पोर्शन है, ठीक है। tan स्क्वायर एक्स माइनस sec स्क्वायर एक्स का ये फॉर्मूला है, तो यहाँ से अगर हम tan स्क्वायर की वैल्यू लेते हैं तो ये क्या होती है, sec स्क्वायर एक्स -1 इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स, तो ये फॉर्मूला आपने यहाँ अप्लाई किया है, ठीक है। ये करने की रीज़न क्या है कि यही फॉर्मूला अप्लाई किया है, क्योंकि ऐसा करते ही क्या होता है कि आप जैसे ही इंटीग्रेशन सेपरेट करोगे, जैसे यहाँ इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स dx सेपरेट करोगे, ऑपरेटर की पहली वैल्यू इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन 1 dx, ठीक है ना। इस तरह से इंटीग्रेशन सेपरेट होते ही आपको यहाँ दिखता है कि इंटीग्रेशन sec स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट फॉर्मूला अवेलेबल है और वो क्या है, tan x, ठीक है। नाउ माइनस अगेन एज इट इज एंड इंटीग्रेशन 1 dx विथ रिस्पेक्ट टू x होने के कारण आप क्या यहाँ क्या लिखोगे, x। विथ रिस्पेक्ट टू अगर y होता तो आप यहाँ कौन सा वेरिएबल लिखते हैं, y। विथ रिस्पेक्ट टू अगर एनी अदर वेरिएबल अगर रहता है तो आप वो वेरिएबल यहाँ लिखोगे। यहाँ dx है, विथ रिस्पेक्ट टू x के साथ करना इसलिए x लिखोगे। पूरे इंटीग्रेशन के फॉर्म सॉल्व होते ही आप यहाँ करोगे +c, ठीक है। बहुत छोटे एग्जाम्पल है, इस तरह के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में न्यूमेरिकल में MCQs टाइप के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसमें आने के चांसेस रहते हैं। क्वेश्चन दिया रहेगा और इस तरह से 4 ऑप्शंस रहेंगे, 4 ऑप्शंस में से आपको एक करेक्ट ऑप्शन चॉइस करना है। नॉर्मली मार्किंग के लिए क्वेश्चन कम आते हैं, आएंगे तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आने के चांसेस रहते हैं। और इस साल के जैसे लास्ट ईयर से जो पेपर पैटर्न चेंज हुआ है उसके हिसाब से MCQs भी 2 मार्क्स के हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज द sin 2x इंटीग्रेशन sin 2x अपॉन cos x। नाउ सॉल्यूशन, now I is equal to integration sin 2x upon cos x dx, ठीक है। सॉल्व करते हैं। सॉल्व करने के लिए इसमें क्या दिया है, न्यूमेरिकल एंड डिनोमिनेटर एक फॉर्म दिया है। न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर फॉर्म देते ही सबसे पहले चेक करोगे कि इंटीग्रेशन पॉसिबल है क्या, किसका इंटीग्रेशन पॉसिबल है, डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है क्या, क्योंकि आगे पूरे टाइप्स और मेथड आने के पहले एक साथ जब पूरे मेथड के क्वेश्चंस आ जाएंगे तब आपको आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो आइडेंटिफिकेशन जो क्वेश्चंस रहता है इंटीग्रेशन में वो सबसे मेजर और इम्पोर्टेंट फैक्टर रहता है। क्वेश्चन अगर आइडेंटिफाई अगर स्टूडेंट कर लेते हैं तो इंटीग्रेशन सॉल्व करना कुछ भी बड़ी बात नहीं है, मुश्किल भी नहीं है, क्योंकि इंटीग्रेशन किस तरह से सॉल्व करना ये स्टूडेंट को पता रहता है, लेकिन क्यों और कैसे करना है ये स्टूडेंट को पता नहीं रहता है। जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक के फंक्शन का इंटीग्रेशन है, इस क्वेश्चन में हमें दिख रहा है कि ये क्या है, एक sin 2x है। sin 2x मतलब क्या है कि यहाँ एक फॉर्मूला अवेलेबल हो सकता है ट्रिग्नोमेट्रिक का। तो कौन सा फॉर्मूला, जैसे sin 2x हमें पता है कि 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला है, इंटीग्रेशन फॉर्मूला नहीं है।
ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, एंड नीचे आप एज इट इज cos x लिखोगे, उसे चेंज नहीं करना, ठीक है ना। इस तरह से फॉर्मूला थोड़ा चेंज करते ही हमें दिखता है कि यहाँ से cos x और यहाँ से cos x की वैल्यू क्या हो जाएगी, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से कैंसिल हो जाती है। रिमेनिंग वैल्यू कौन सी है, 2 sin x dx, ठीक है। नाउ हियर अगेन प्रेजेंट द 2 इज द कांस्टेंट वैल्यू, सो 2 आउटसाइड, इंटीग्रेशन sin x dx, ओके। नाउ लेट चेक इंटीग्रेशन sin x dx, अभी इसका इंटीग्रेशन का फॉर्मूला अवेलेबल है क्या, हाँ, इंटीग्रेशन के फॉर्मूले की लिस्ट में आप चेक करोगे तो इंटीग्रेशन sin x का डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है, और वो क्या होता है, माइनस cos x। इंटीग्रेशन सॉल्व होते ही प्लस c, ये भूलना नहीं, ठीक है, प्लस c। नाउ इंटीग्रेशन सॉल्व, माइनस सिंबल को मल्टीप्लाई के फॉर्म में इस तरह से ना लिखते हुए माइनस सिंबल आप कहाँ लिखोगे, सामने cos x प्लस c, एंड हेंस सॉल्व। जितने छोटे क्वेश्चंस रहेंगे उतने छोटे क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज के टाइप के एमसीक्यूज टाइप में ऑब्जेक्टिव में आने के चांसेस रहते हैं, या फिर पेपर पैटर्न में क्वेश्चन नंबर 1 का भी जो पोर्शन रहेगा उसमें 1 मार्क के लिए आने के चांसेस रहते हैं। स्टेप आप कम कर सकते हैं, मार्किंग के हिसाब से स्टेप कम कर लेना, और 1 मार्क के लिए भी क्वेश्चन आ सकता है, अदरवाइज एमसीक्यूज के लिए आएंगे। नाउ इसके बाद हम देखते हैं कि प्रॉपर टाइप के क्वेश्चन, मतलब ये जो हो गए हैं ये टाइप 1 में, टाइप 1 के सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक और न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन हो गए। नाउ इसके आगे आपके प्रॉपर टाइप के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। टाइप मतलब जिसमें आपको प्रॉपरली क्वेश्चन आइडेंटिफाई करके मेथड अप्लाई करनी होती है, वो क्वेश्चन अभी देखते हैं, दैट मीन्स द टाइप नंबर 2, ओके। नाउ लेट अस सी द नेक्स्ट टाइप, इंटीग्रेशन का सेकंड टाइप। जैसे फर्स्ट टाइप मैंने बताया था कि वो सिंपल इंटीग्रेशन के ट्रिग्नोमेट्रिक और न्यूमेरिकल फॉर्म में आते हैं, तो टाइप 2 यहाँ से आपके प्रॉपर इंटीग्रेशन के टाइप स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका जो रिप्रेजेंटेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन रहता है वो कुछ इस तरह से रहेगा, ठीक है। इंटीग्रेशन ax प्लस बी अपॉन सी एक्स प्लस डी डी एक्स, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के फॉर्म में कुछ इस तरह से वैल्यूज रहेंगी। इसमें a b c d ये एनी कांस्टेंट वैल्यू, नेगेटिव पॉजिटिव व्हाटएवर, नेगेटिव पॉजिटिव कुछ भी रहते ही ये रहेंगे वेरिएबल, ठीक है। इस तरह के अगर क्वेश्चन रहता है तो ये टाइप नंबर 2 में आते हैं। टाइप इंटरचेंज कर सकते हैं, लेकिन प्रॉपर टाइप के 2 में ऐसा इस तरह से नहीं है, टाइप आगे पीछे हो जाएंगे, लेकिन ये प्रॉपर पैटर्न है, ठीक है। और अगर यही क्वेश्चन कुछ अलग पैटर्न से आता है तो ये इस तरह से आएगा, सेम फंक्शन रहेंगे, लेकिन नीचे का डिनोमिनेटर जो फॉर्म है वो कहाँ रहेगा, अंडर रूट फॉर्म में रहेगा। सॉल्विंग मेथड थोड़ी सेम है, एक थोड़ा सा चेंजेस रहेगा, अंडर रूट में एक स्टेप आपको ज़्यादा याद रखनी है। स्टेप्स क्या रहेंगे, ये नॉर्मल स्टेप है, ये ऐसी प्रॉपर टेक्स्ट बुक की स्टेप ना होते हुए आपको याद रखने के लिए एक नॉर्मल स्टेप है। करना क्या है, पहली स्टेप रहेगी डिवाइड, ठीक है। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का जो फॉर्म रहेगा उसमें आपको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, डिवाइड न्यूमरेटर बाय द डिनोमिनेटर। नॉर्मली 10/5 अगर लिखते हैं तो आप डिवाइड करते हैं ना, 10 5 से डिवाइड करना है। सेम उसी पैटर्न से आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करना है। नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगी, नेक्स्ट स्टेप रहेगी जैसे ये फॉर्मूला है, न्यू टेक्स्ट बुक वाइज बहुत इजी पैटर्न से आपको टाइप नंबर 2 पढ़ाया है। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्यू, दैट मीन्स द क्वोशिएंट। ये इसके पहले भी आप स्कूलिंग लाइफ में पढ़ चुके हैं। क्यू इज द क्वोशिएंट प्लस आर इज द रिमाइंडर एंड डिवाइडेड बाय द डिनोमिनेटर, ठीक है। ये एन न्यूमरेटर एंड डी इज द डिनोमिनेटर। थर्ड स्टेप कुछ इस तरह से रहेगी कि जो भी ये आंसर आएगा आपका, यहाँ जो आप आंसर फाइंड आउट करोगे वो आंसर आप क्या करोगे, पुट या फिर यूज करोगे इन इक्वेशन नंबर आई। अभी आप इक्वेशन नंबर किसे देते हैं वो डिपेंड करता है, लेकिन आई का जो इंटीग्रेशन का मेन फॉर्मेट रहता है वो आई के इक्वेशन में हम पुट करेंगे, ठीक है। ये है रिप्रेजेंटेशन या फिर आइडेंटिफिकेशन ऑफ द टाइप 2। नाउ लेट्स सी द क्वेश्चंस, प्रॉपर क्वेश्चन। ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन में आप चेक करोगे जो भी क्वेश्चन अगर आते हैं पेपर में या फिर सॉल्व करने के लिए आते हैं तो आपको सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना है कि किस टाइप में आता है। नाउ इंटीग्रेशन ax प्लस बी, मैंने पहले बताया था a b c d, ये वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट वैल्यू रहेगी। तो यहाँ है कांस्टेंट वैल्यू और सेम वेरिएबल, जैसे यहाँ बताया था कि सेम वेरिएबल होने चाहिए, विथ रिस्पेक्ट टू x की वैल्यू भी सेम होनी चाहिए। तो वो इस तरह से क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन अभी हम इस तरह से सॉल्व करेंगे। नाउ सॉल्यूशन में स्टार्ट करते हैं। आई लेट करके आप अज्यूम करोगे कि लेट आई इज इक्वल टू जो भी क्वेश्चन है जैसा दिया है वैसा क्वेश्चन आप इसे आई से डिनोट करोगे। 4x + 3 डिवाइड बाय 2x + 1 एंड दिस इज द dx एंड गिव द इक्वेशन नंबर 1। ये इक्वेशन नंबर 1 है जो मैंने यहाँ मेंशन किया था, आई या फिर इक्वेशन नंबर 1 कह सकते हैं उसे, ठीक है। नाउ करना क्या है, नो स्टेप से स्टार्ट करते हैं। पहली स्टेप मैंने बताई थी कि डिवाइड करना है आपको न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से। तो जिस तरह से आपका डिवीजन आप करते हैं सेम उसी पैटर्न से डिवाइड करना है। तो ये इस तरह से
ये हो गया 4x प्लस 3, दैट मीन्स द न्यूमरेटर, एंड डिनोमिनेटर इज 2x प्लस 1, ये है डिनोमिनेटर। अभी डिवाइड करना है, डिवाइड करने के लिए आप थोड़ा सा रफ पोर्शन यूज़ करोगे। तो रफ पोर्शन में करना क्या है, रफ पोर्शन में आपको ये चेक करना है कि जिस तरह से सिंपल फर्स्ट क्वेश्चन, इसलिए बहुत डिटेल में लेते हुए, जैसे आपको 10 को डिवाइड करना है 5 से, तो आप इसमें क्या चेक करते हैं कि आप 5 के टेबल में चेक करते हैं कि 10th ये डिजिट अवेलेबल है क्या। हाँ, अगर अवेलेबल है तो कौन से क्वांटिटी के, कौन से डिजिट पर, कौन से नंबर पर अवेलेबल रहता है। जैसे 5 2 10 मुझे पता है, और इस तरह से आप क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। सेम वही प्रॉपर पैटर्न आपको यहाँ यूज़ करना है। तो करना क्या है, ये 2x प्लस 1 से आपको चेक करना है कि 2x प्लस 1 को मैंने कितने से मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे क्या मिलेगा, 4x प्लस 3 मिलेगा। इसमें भी एक कंडीशन है, आपको 3 का ये जो डिजिट है, कांस्टेंट वैल्यू है, उसे ना देखते हुए सबसे पहले चेक करोगे वेरिएबल फॉर्म। वेरिएबल को अटैच क्या है, 4, तो आपको कुछ भी इसे मल्टीप्लाई करने के बाद, कुछ भी एडजस्टमेंट करने के बाद, कुछ भी मेथड अप्लाई करने के बाद आपको यहाँ क्या लाना है, 4x। तो 4x लाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करती हूँ, ठीक है, 2 से अगर इस पूरे ब्रैकेट को मल्टीप्लाई किया तो मिल जाता है 2 2 ज़ा 4x प्लस 2 1 ज़ा 2, ठीक है। डिजिट कौन सा अवेलेबल रहता है इसके बारे में नहीं सोचना, सिर्फ अपना पहला वेरिएबल के साथ पहला जो कोएफिशिएंट फॉर्म रहता है वो सेम आना चाहिए। दैट मीन्स 4x आ गया, तो किससे मल्टीप्लाई किया, 2 से, ठीक है। यानी 2x प्लस 1 को मैंने 2 से मल्टीप्लाई किया, तब जाके आंसर क्या आया है, 4x प्लस 2, इस तरह से, ठीक है। नाउ नॉर्मली क्या करते हैं, फिर जैसे ही डिवाइड की टर्म मिलती है हम क्या करते हैं, माइनस, ठीक है। तो अभी यहाँ माइनस करोगे, माइनस करने के लिए जैसे ही आपने ये वैल्यू लिख ली, जो भी वैल्यू है, निगेटिव पॉजिटिव कैसे भी वैल्यू है, आपको क्या करना है, इसके सिंबल चेंज, माइनस करना है, मतलब क्या करना है कि यहाँ के पूरे सिंबल चेंज। यहाँ पॉजिटिव 4x है तो ये निगेटिव 4x हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव 2 है तो ये निगेटिव 2 हो जाएगा। मतलब अभी सिंबल कैसे हो गए, पूरे चेंज। ये 4x है तो ये निगेटिव 4x हो गया, ये पॉजिटिव 2 है तो ये निगेटिव 2 हो गया, ठीक है। ऐसा करने के बाद आप क्या करोगे, सबट्रैक्ट करोगे ना। सबट्रैक्ट करते ही आपको यहाँ दिखता है कि ये क्या है, 4x और निगेटिव 4x की वैल्यू क्या हो जाती है, कैंसर। ये आपको ऐसे कैंसिल नहीं करना है, बस आपको शो करना है कि ये 0 हो गए, ठीक है। कैंसिल होते ही 4x निगेटिव 4x कैंसिल होता है, देन पॉजिटिव 3 निगेटिव 2, ठीक है। जितनी सिंपल ये वैल्यू आंखों से दिखती है उतनी होती नहीं है, कभी कभी यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू प्रेजेंट रहती है, तो फ्रैक्शन वैल्यू जब भी आती है तब संभाल के, ये पॉजिटिव 3 है और ये निगेटिव 2 है। सिंबल हमेशा याद रखोगे, पॉजिटिव 2 नहीं है, सिंबल चेंज हो गए हैं, निगेटिव 2 है, तो आंसर क्या आ जाएगा यहाँ 1। अगर फ्रैक्शन वैल्यू आती है तो उसके भी एग्जाम्पल लेंगे, फ्रैक्शन वैल्यू को संभाल के यहाँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन की वैल्यू आती है, ये आ गया 1। सिंबल क्या आ गया इसका, जैसे ही आप सबट्रैक्ट करोगे सिंबल इसके साथ आता है प्लस, लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन कभी कभी निगेटिव सिंबल आते हैं तो वो मेंशन करना जरूरी है, ठीक है। ये यहाँ तक आपने क्या कर लिया, डिवाइड कर लिया। इतना रफ पोर्शन था, ये रफ कर रही हूँ। नाउ फर्स्ट मेथड आपकी फर्स्ट स्टेप जो है वो कंप्लीट हो गई है, डिवाइड न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर, यहाँ से यहाँ तक कंप्लीट। नो सेकंड स्टेप क्या बताई है, सेकंड स्टेप ये है कि न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, ये जो फॉर्मूला है, ये फॉर्मूला अभी आपको यहाँ अप्लाई करना है। आप यहाँ लिख सकते हैं, ये डिवाइड भी आप पेपर में लिखोगे, इसके ऊपर मार्क्स है, ये रफ में करने की जरूरत नहीं है, इसके ऊपर 1 स्टेप मार्क्स रहेंगे। नाउ बाय यूजिंग फॉर्मूला, बाय फॉर्मूला, वट एवर, तो कौन सा फॉर्मूला है, न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर, क्वेश्चन प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर, ये इस तरह से ये फॉर्मूले, ठीक है। अभी आपको करना क्या है, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करते ही इसमें सिर्फ वैल्यू पुटअप करोगे, ठीक है। अभी वैल्यू कौन सी पुटअप करनी है, तो पूरे क्वेश्चन में आप चेक करोगे, ये रहता है न्यूमरेटर, ठीक है, ये है न्यूमरेटर की वैल्यू, डिनोमिनेटर मतलब क्वेश्चन से ही, ये न्यूमरेटर है तो ये आपने यहाँ न्यूमरेटर लिखा है, ये डिनोमिनेटर की वैल्यू तो ये है आपका डिनोमिनेटर, क्वेश्चन की वैल्यू जो आंसर रहता है वो रहता है क्वेश्चन, ये आप इसके पहले भी पढ़ चुके हैं, 10th के पहले आपका यही पोर्शन था। देन रिमाइंडर, दैट मीन्स ये रहता है रिमाइंडर, ठीक है। ये सब वैल्यू आप क्या करोगे, फॉर्मूले में पुटअप करोगे ना। फॉर्मूले में पुट करते वक्त यहाँ मेंशन करना है, जैसे न्यूमरेटर की वैल्यू कौन सी थी, 4x प्लस 3, ठीक है। डिनोमिनेटर की वैल्यू 2x प्लस 1, जैसे ही आप करोगे वैसे वैसे आपको सॉल्व करते करते स्पीड आती है,
फर्स्ट क्वेश्चन है इसलिए आपको प्रॉपरली चेक करते हुए लिखना है, अदरवाइज जिस तरह से टाइप के क्वेश्चन जितने ज़्यादा सॉल्व करोगे आपको आपकी स्पीड अपने आप बढ़ जाती है। नाउ क्वेश्चन की वैल्यू दैट मीन्स 2, हियर 2 प्लस निगेटिव पॉजिटिव जो भी सिंबल रहेंगे, रिमाइंडर का जो भी सिंबल रहेगा वो सिंबल के साथ आप यहाँ लिखोगे 1, निगेटिव रहता है तो निगेटिव लिखोगे, फ्रैक्शन वैल्यू प्रेजेंट रहती है तो फ्रैक्शन वैल्यू यहाँ लिखोगे, फ्रैक्शन वैल्यू भी अगर निगेटिव रहती है तो भी आपको वहाँ लिखनी है, और जो भी रिमाइंडर की वैल्यू रहेगी फ्रैक्शन में भी क्यों ना रहे वो वैल्यू आप न्यूमरेटर में ही लिखोगे। नाउ नेक्स्ट वन इज द डिनोमिनेटर दैट मीन्स 2x + 1। ठीक है, अभी इतना करने के बाद क्या करना है, तो ये आपकी सेकेंड स्टेप कंप्लीट हो गई। न्यूमरेटर डिवाइड बाय डिनोमिनेटर इक्वल्स टू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर अपॉन डिनोमिनेटर। ठीक है, फिर इसके बाद थर्ड स्टेप जो बताई है वो क्या है, पुट। पुट मतलब क्या, ये जो वैल्यू आपने फाइंड आउट की है, यहाँ तक जो आपकी वैल्यू आई है वो वैल्यू आप पुट करोगे कहाँ पर, आई के इक्वेशन में। अभी आई का इक्वेशन कहाँ है, ये है आई का इक्वेशन। जैसे नॉर्मली स्टार्ट होते ही इक्वेशन नंबर 1 दे देना। कभी कभी ऐसा रहता है कि क्वेश्चन थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, लेकिन नॉर्मली क्वेश्चन नहीं रहते, नॉर्मली आई का क्वेश्चन लिखते ही उसे इक्वेशन नंबर 1 दे देना। अभी ये जो वैल्यू आई है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करोगे। 1 में मतलब कहाँ, ये देखो ये जो वैल्यू आई है ये वैल्यू यहाँ प्रेजेंट है, ये जो इतनी वैल्यू है वो। ठीक है, इसके जगह पर आप क्या पुटअप कर सकते हैं, ये राइट साइड की वैल्यू। इसी के लिए आपने क्या है किया है, इतना सिंप्लीफिकेशन किया है, और ये जो नई मेथड के क्वेश्चन है वो इस तरह से आपको सॉल्व करने हैं। सिर्फ इसके जगह पर ये डायरेक्टली सॉल्व नहीं हो पा रहा था, इसलिए हमने क्या किया, उसे सिंप्लीफाई किया है। सिंप्लीफाई करने के बाद जो ये स्टेप आई है इसे सिंप्लीफाई करना या फिर इसे इंटीग्रेट करना हो सकता है आसान हो, इसीलिए मेथड बनाई है। नो, आई का इक्वेशन इम्प्लाइज करते हैं, ये है इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज। इसका मीनिंग होता है कि इक्वेशन नंबर 1 ऊपर कहीं ना कहीं आपके बुक्स में या फिर ऊपर के सॉल्यूशन मेथड में जहाँ कहीं से भी आपको बीच में से ही कोई इक्वेशन अगर यूज़ करना है तो आप इस तरह से उसे डिनोट करते हैं, इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज। मतलब ऊपर कहीं ना कहीं इक्वेशन 1 होगा, उसे हम अभी कंटिन्यू कर रहे हैं। ठीक है, नाउ आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में इसके जगह पर आप अभी क्या लिखोगे, ये पूरी वैल्यू 2 + 1/2x + 1, ये वैल्यू आप ब्रैकेट में लिखोगे। जैसे मैंने पहले ही बताया था कि इंटीग्रेशन का सिंबल सिंगल है, dx की वैल्यू सिंबल है, लेकिन ऑपरेटर बीच में है, मतलब कितनी क्वांटिटी है, 2 क्वांटिटी है। 2 क्वांटिटी के लिए एक इंटीग्रेशन अगर सिंबल है तो ब्रैकेट में लिखकर आप उसके बाद उसे सेपरेट करोगे। नाउ इंटीग्रेशन 2dx सेपरेट कर लिया है, प्लस इंटीग्रेशन 1/2x + 1dx। ठीक है, नाउ इस तरह से लिखते ही आप इसे इंटीग्रेशन सॉल्व करोगे। इंटीग्रेशन सॉल्व करने के लिए चेक करोगे कि इंटीग्रेशन का डायरेक्टली फॉर्मूला अवेलेबल है क्या। कभी कभी इस तरह के क्वेश्चन में साइन का भी फॉर्म, ट्रिग्नोमेट्रिक का भी फॉर्म रहता है। तो ये जैसे यहाँ है 2 की वैल्यू, 2 कांस्टेंट वैल्यू आउटसाइड, इंटीग्रेशन 1dx प्लस कोई कांस्टेंट वैल्यू है क्या, 1 ऑलरेडी अवेलेबल रहेगा, 2, 3, 5 निगेटिव पॉजिटिव एनी अगर वैल्यू रहती है तो वो वैल्यू आप क्या करोगे, इंटीग्रेशन के आउटसाइड, मतलब कांस्टेंट वैल्यू आउटसाइड करोगे। फिलहाल यहाँ नहीं है तो 1/2x + 1 एज इट इज लिख रहे हैं इस तरह से। नाउ 2 वैल्यू एज इट इज, नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1x। ठीक है, फॉर्मूले लर्न होना बहुत ज़रूरी है। साइंस मैथ में सबसे ज़्यादा फॉर्मूलेज अवेलेबल रहते हैं और फॉर्मूले के ऊपर ही साइंस का मैथ डिपेंड रहता है, तो फॉर्मूलेज लर्न होना स्टूडेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। नाउ 1dx, इंटीग्रेशन ऑफ 1dx दैट मीन्स x। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ 1/2x + 1 दैट मीन्स, जैसे यहाँ भी आपको फॉर्मूला अवेलेबल है, फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन बताती हूँ कि फॉर्मूला क्या है। नॉर्मली स्टूडेंट को लर्न ही होने चाहिए, लेकिन यूज़ करने का पैटर्न कुछ इस तरह से ax + b dx। ठीक है, log ऑफ ax + b अपॉन में कौन सी वैल्यू आती है, a का मीनिंग क्या रहता है यहाँ कि जैसे आपने डिफरेंशिएशन में चेन रूल का यूज रहता है, सेम उसी पैटर्न से सबसे पहले किसका इंटीग्रेशन सॉल्व किया है, 1/1 एनी वैल्यू, 1 की वैल्यू का इंटीग्रेशन आपने सॉल्व किया है log ऑफ ax + b। इसके बाद 1 को स्किप कर देना, रिमेनिंग वैल्यू कौन सी रहती है, ax + b, सिंपल ax + b विदाउट न्यूमरेटर डिनोमिनेटर, ax + b। नाउ ax + b को क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है। डिफरेंशिएट करने के बाद किसका डेरिवेटिव निकलेगा, a इज द कांस्टेंट वैल्यू, वो आउटसाइड हो जाएगी, x का डेरिवेटिव 1 + b का डेरिवेटिव 0, मतलब कौन सी वैल्यू प्रेजेंट रहती है, सिंपल a। वो a की वैल्यू आप कहाँ लिखोगे, डिनोमिनेटर में। इंटीग्रेशन के स्टार्टिंग पोर्शन ही यहीं से स्टार्ट होता है। फॉर्मूले का डिस्क्रिप्शन आपके फॉर्मूले के लिस्ट में ऑलरेडी दिए हैं।
तो ये इसका इंटीग्रेशन हो गया है, प्लस सी फॉर्म रहता है इस तरह से। तो उसी का यूज़ करते हुए आप यहाँ लिखोगे इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 1/log जो भी वैल्यू है, तो 1/log दैट मीन्स log ऑफ 2x + 1। ठीक है, किसका इंटीग्रेशन दिखा है, 1/, का जो भी है। इसके बाद 1/, आप स्किप करने के बाद कौन सी वैल्यू प्रेजेंट रहती है, 2x + 1। 2x + 1 का डेरिवेटिव अगर आप फाइंड आउट करते हैं, 2x + 1 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, 2x का डेरिवेटिव 2, 1 का डेरिवेटिव 0। डिफरेंशिएशन लेसन इंटीग्रेशन के पहले ही हो चुका रहता है, तो 2x का डेरिवेटिव 2, तो वो डेरिवेटिव आप कहाँ लिखोगे, डिनोमिनेटर में, और ये प्लस c इस तरह से। ठीक है, यहाँ क्वेश्चन आपका सॉल्व होते ही आप थोड़ा रिप्रेजेंट करने का रिप्रेजेंटेशन जो रहता है वो प्रॉपर फॉर्मेट में आप लिख सकते हैं, प्लस डिनोमिनेटर की वैल्यू 1/2 log मल्टीप्लिकेशन 2x + 1 + c एंड हेंस सॉल्व, हेंस सॉल्व। यहाँ आपका क्वेश्चन ये सॉल्व होता है। ठीक है, क्वेश्चन का आइडेंटिफिकेशन सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। इसमें आइडेंटिफिकेशन का मेथड ये रहेगी, इस तरह से आप क्वेश्चन को आइडेंटिफाई करोगे। मेथड स्टेप कुछ इस तरह से रहती है, नॉर्मली ये स्टेप रहती है, मैंने सिर्फ आपको शो की है। नाउ क्वेश्चन आइडेंटिफाई करोगे, इस अगर फॉर्मेट में अगर रहता है क्वेश्चन, तो इसे क्वेश्चन नंबर 1 देना है। क्वेश्चन नंबर 1 देने के बाद सेकंड स्टेप आपको फर्स्ट स्टेप आपको डिवाइड करनी है, इस तरह से डिवाइड करोगे। डिवीजन पोर्शन इस क्वेश्चन के या फिर इस टाइप का सबसे इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है। डिवाइड करना है मतलब आपका आधा क्वेश्चन यहाँ सॉल्व हो जाता है। डिवाइड में क्वेश्चन और रिमाइंडर ये सबसे इंपॉर्टेंट रहते हैं। कभी कभी यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आने के कारण इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ के सिंबल चेंज हो जाते हैं। ठीक है, सिंबल चेंज होने के कारण यहाँ पुटअप करने के बाद यहाँ फ्रैक्शन वैल्यू आ जाती है, तो उसमें पुट करना। इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे बाय यूजिंग द फॉर्मूला, ये फॉर्मूला यूज करेंगे। फॉर्मूले में वैल्यू पुटअप करना है, ये जो वैल्यू रहती है वो इक्वेशन नंबर 1 में पुटअप करने के बाद उसे सिंप्लीफिकेशन मेथड टाइप नंबर 2 में आसान रहती है। इंपॉर्टेंट पोर्शन रहता है बस यहाँ तक, सिंप्लीफाई करोगे और फाइनल आंसर पाओगे। ठीक है, इस तरह से नेक्स्ट क्वेश्चन भी लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे, और जो भी अगर आपके कुछ कमेंट्स हैं तो आप शो करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।